हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। ये हमारा फाइनल लेक्चर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर 3 लेक्चर दे दिए हैं। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। एक लेक्चर ऑलमोस्ट आपका 10 से 15 मिनट का लेक्चर है। ठीक है, तो उन सभी में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फॉरेन कैपिटल की कितनी फॉर्म्स होती हैं। हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी एंड उन तीनों फॉर्म्स को मैंने डिटेल डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो फॉरेन कैपिटल एक कंट्री दूसरी कंट्री से रेज करती है उसके पीछे पर्पस क्या होता है, किस ऑब्जेक्टिव से वो फॉरेन कैपिटल को रेज करती है दूसरी कंट्री से। सो लेट्स स्टार्ट। According to ex-industrial minister Murali Maran, foreign investment is not considered only as a stock of capital but as something that provides modern technology, managerial expertise, employment opportunities, and a new market for products produced in India. फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि दूसरी कंट्री के लोग हमारी इंडिया में कैपिटल लेकर आ रहे हैं, यानी एक स्टॉक ऑफ कैपिटल है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट यू आर रॉन्ग। ये वाइडर टर्म है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट खाली आपकी मनी में नहीं होती। आपकी 3 चीज़ों से इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मनी की फॉर्म में तो ऑब्वियस है, हो सकती है फर्स्ट, सेकंड वन इज कोई मशीनरी आ रही है फॉरेन से, एंड द थर्ड वन इज कोई टेक्निकल नो हाउ। ठीक है, आपको आई थिंक याद आ गया होगा, मैंने बताया था ये लास्ट लेक्चर्स में। तो क्या कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक स्टॉक ऑफ कैपिटल नहीं है बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लाइक अगर कोई हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल रही है दूसरी कंट्री से, कोई मैनेजरल एक्सपर्टाइज हमें मिल रही है, या हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, या हमें जो हमने हमारे इंडिया में मार्केट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं उन प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स की हमें रेडीमेड अगर दूसरी कंट्री में मार्केट मिलती है तो ये भी हमारा किस में आएगा, सारा का सारा हमारा इस टॉपिक फॉर इन्वेस्टमेंट में आएगा। सो मोर ओवर इट इज एसेंशियल एज वी हैव अ गैप बिटवीन अवर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। द गैप कैन बी फिल्ड बाय एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें मैंने आपको बताया था, आपको ना इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर की समरी मिलती रहेगी कि फॉरेन कैपिटल जब इसको यूज करना स्टार्ट किया गया तो जो डोमेस्टिक सेविंग्स होने की वजह से डेफिशिएंसी आ रही थी उसको पूरा करने के लिए इसका यूज करना स्टार्ट किया गया था। पहला पर्पस ये था इसका। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था ये। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यूएसए अभी तो डेवलप्ड है लेकिन कभी ना कभी तो डेवलपिंग स्टेज पर होगी ना, तो जब यूएसए ने दूसरी कंट्री से ह्यूज अमाउंट में पैसा उठाया, बोरो करना स्टार्ट किया, तो इसी डोमेस्टिक सेविंग्स से जो होने वाली डेफिशिएंसी आ रही थी एक इकोनॉमी में उसको पूरा करने के लिए किया गया। जैसे डोमेस्टिक सेविंग का मतलब क्या है कि जब एक कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी इंक्रीज कर देते हैं सेविंग्स, तो इसका मतलब वो पैसा कहीं दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, यानी पैसा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट होना बंद हो गया या कम हो गया। इन दोनों ही केसेस में एक कंट्री की प्रोग्रेस बिल्कुल बैकवर्ड में चली जाती है, डाउनवर्ड में चली जाती है। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, इसी गैप को पूरा करने के लिए, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो बीच में जो गैप आ गया था, इसी गैप को ब्रिज करने के लिए, पुल बनाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ना, किसका यूज़ करना, हमने स्टार्ट कर दिया फॉरेन कैपिटल का। और वो कैसे यूज़ हमने स्टार्ट किया, एफडीआई के थ्रू। यानी इस गैप को हमने फिल करने की कोशिश करी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करी थ्रू एफडीआई। ठीक है, अब एफडीआई का मतलब क्या होता है, जब दूसरी कंट्री के लोग हमारी इंडिया की कंट्री की कंपनीज में आकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटीज में, या कोई बिल्कुल न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रैच से, या फिर कोलैब कर रहे हैं, ठीक है, हमारी कंपनीज के साथ, तो इन 3 तरीकों से हम एफडीआई कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसको करने की हमें क्यों नीड पड़ी, आप इसको इसकी ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, आप इसको इसकी इम्पोर्टेंस या रोल भी कह सकते हैं। ठीक है, या आप इसको इसका पर्पस भी कह सकते हैं। ठीक है, इन रीजंस की, यानी सबसे पहला रीज़न तो क्या है कि हमारी इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमें फॉरेन कैपिटल की नीड पड़ी। ठीक है, अब बाकी हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। फर्स्ट,
टू इंक्रीज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय सप्लीमेंटिंग द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। सप्लीमेंटिंग का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है। यानी अगर हम इंडिया लेकर चलते हैं और अमेरिका लेकर चलते हैं, हमारे इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो हमारी इंडिया ने क्या करा, अमेरिका से पैसा उठाना स्टार्ट कर दिया, फॉरेन कैपिटल या अमेरिका के लोग हमारे इंडिया में आकर पैसा लगाने लग गए, ठीक है। तो जो मनी हमारी कंट्री में इनफ्लो हो रहा था, उस मनी में सेविंग्स तो हो रही थी हमारे इंडिया में ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग तो अभी भी इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट की रेशियो कम थी कंपैरेटिवली सेविंग की रेशियो की, ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में हो रही थी, प्लस जो बाहर से पैसा आ रहा था, उन उस बाहर से जो हमारे पास फॉरेन कैपिटल आ रही थी, उस फॉरेन कैपिटल ने हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया और हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया। टू डेवलप बेसिक इंडस्ट्रीज इन इंडिया, अगर बाहर के लोग हमारे इंडिया में आकर बिल्कुल स्क्रैच से, स्टार्टिंग से कोई नई एंटरप्राइज सेटअप कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी हमारे इंडिया की। यानी किन किन तरीकों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने हमारे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी, ठीक है। थर्ड वन इज, जो भी बाहर से पैसा आया, मनी इनफ्लो हुआ, उसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज़ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में यूज़ किया। जो फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो गई थी, बीओपी में जो डेफिशिएट आ गया था, इसका मतलब जब आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, तब आपकी डेफिशिएट की सिचुएशन आ जाती है। इसका मतलब आपकी इंडिया की करेंसी बाहर ज़्यादा जा रही है और बाहर की करेंसी आपके इंडिया में कम आ रही है। तो उस चीज़ को भी किसने पूरा किया, फॉरेन कैपिटल ने पूरा किया, ठीक है। मैनेजरियल और एंटरप्रीनियल एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फॉरेन कैपिटल का यूज़ किया। मैंने बताया ना कि खाली आपकी मनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, फॉरेन आपकी मैनेजरियल एक्सपर्टाइज भी आती है। जब मैंने आपको एक लेक्चर कराया था, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, एंड उसमें मैंने आपसे 3 मोड्स डिस्कस किए थे। उसमें था आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आप किसी बाहर विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करते हैं कुछ टाइम के लिए, और वहाँ के लोग आपको एक्सपर्टाइज दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट में आएगा। या एक एंट्री है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने की। तो क्या कह रहे हैं कि मैनेजरियल और एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया गया। नेचुरल रिसोर्स को पूरे तरीके से यूज़ करने के लिए भी इसका यूज़ किया गया, ठीक है। रिस्की और कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स जब सेटअप हुए इंडिया में दूसरी कंपनीज के थ्रू, तो इसने भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया। जब बाहर दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी आई, तो हमारी टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होनी स्टार्ट हुई। एंड जब बाहर के लोग हमारे इंडिया में आकर होली ओन्ड कंपनी सेटअप कर रहे हैं, न्यू कंपनी सेटअप कर रहे हैं, तो उसने हमारे इंडिया के लोगों के लिए क्या जनरेट किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट किया। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें फॉरेन कैपिटल की नीड पड़ी, और इस तरीके से फॉरेन कैपिटल ने हमारी इंडिया को की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। सो गाइज, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है एफडीआई का, जिसमें मैंने आपसे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करी है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। फॉरेन कैपिटल क्या होता है, कितनी तरह की फॉर्म्स होती है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तीनों फॉर्म्स को डिटेल में मैंने आपको कराया। एंड लास्ट हमारा टॉपिक था इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। एंड एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर बाहर की कंट्री हमारे इंडिया में अपना 100% इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये हर प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है। यानी कुछ प्रोडक्ट में तो 100% अलाउड है इन्वेस्टमेंट करना, यानी बिल्कुल फ्री फ्लो है इन्वेस्टमेंट का, 100% इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पर हमारी ये परसेंटेज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी दूसरी कंट्री के लोगों को 100% परमिशन नहीं मिलती उस प्रोडक्ट में पैसा लगाने की, ठीक है, या उस कंपनी में पैसा लगाने की। तो उसकी पूरी लिस्ट मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर आप सभी के सामने उससे रिलेटेड लेक्चर में लेकर आऊँगी। तो आपको अगर वो लेक्चर चाहिए, या आपको आगे जितने भी कॉमर्स के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चाहिए, तो आप चैनल को अपना ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करके एंड अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मैं आपको टॉपिक्स करा रही हूँ, ये DSSB की, यानी कॉमर्स के जितने भी एग्जाम्स हैं, नेट का तो फर्स्ट है ही है प्रायोरिटी, इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, लाइक HTET का कॉमर्स हो गया, DSSB में PGT का कॉमर्स हो गया, तो उन सभी में ये टॉपिक्स बहुत यूज़फुल है। तो सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल है, ये चैनल बहुत यूज़फुल है सबके लिए, क्योंकि ना जो DSSB की तैयारी कर रहे होते हैं ना,
उनको डाउट रहता है, खासकर कॉमर्स एस्पिरेंट्स को, कि हम अपना सिलेबस कहाँ से कवर करें, बिकॉज पीजीटी कॉमर्स का कोई भी एग्जैक्ट सिलेबस अवेलेबल है ही नहीं साइट पे। तो इसके सबसे बेस्ट तरीके दो है तैयारी करने के कॉमर्स की, ठीक है। पहला तो आप 10 ईयर एग्जाम को उठाइए, पैटर्न स्टडी कीजिए, देखिए किस किस से क्या, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन टॉपिक को अंडरलाइन करके उनकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। एंड सेकंड वन इज, जो आपका नेट का सिलेबस है कॉमर्स का, पेपर 2 कॉमर्स का, आप उसकी 10 की 10 यूनिट्स अच्छे से कर डालिए, बिकॉज सबसे कॉम्प्लिकेटेड और हायर सिलेबस आपका नेट का। तो अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर डालेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक बाकी की एग्जाम जो कॉमर्स से रिलेटेड है उनकी तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो गई। तो इसीलिए जितने भी मैं आपको यहाँ टॉपिक्स करा रही हूँ, नेट के लिए तो यूजफुल है ही है, बेनिफिशियल है ही है। अदरवाइज इसके अलावा जो कॉमर्स स्ट्रीम से है, जो बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो किसी भी कॉमर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक DSSS SBH टेट, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूजफुल है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।